ठीक है जी। चल, तो शेफ साहब की रेसिपी जो है वो रेडी हो रही है। यहाँ पर वापस आ गए अपने मेन स्टूडियो के अंदर। मेन स्टूडियो में हमारे साथ बड़े ख़ास मेहमान आज सुबह के वक्त यहाँ पर इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। तारुफ आपका ये है कि आपका बड़ा यूनिक पोर्टफोलियो है, बड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, और बच्चों के हवाले से, ख़ासतौर पर उनकी सेहत के हवाले से पाकिस्तान में बड़ा यूनिक काम कर रहे हैं। बच्चों की बीमारियों के ऊपर तो बहुत सारे लोग रिसर्च भी कर रहे हैं और रिसर्च हो भी रही है, बट डॉक्टर साहब जो हमारे यहाँ पर मौजूद हैं उनका, जैसे मैंने कहा कि बड़ा यूनिक एक पोर्टफोलियो है। न्यूरोलॉजिस्ट हैं, पेडिट्रिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं एंड एस्थमा एलर्जी इन्फेक्शन के स्पेशलिस्ट हैं। अब ये बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस हैं, उसके ऊपर डॉक्टर साहब की जो है वो कमांड है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब की, वो सुबह के वक्त यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब को वेलकम करूँगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप लोग? एंड अगेन द सेम क्वेश्चन, बड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। एस्थमा एलर्जी एक चीज़, न्यूरोलॉजिस्ट होना एक चीज़, बच्चों का स्पेशलिस्ट होना एक चीज़, ये सारी चीज़ें एक जगह कैसे आ गई? मेरा हमेशा आपसे सवाल ज़रूर होगा। बेसिकली फर्स्ट इज MBBS, देन ए पीडियाट्रिक कंसल्टेंट। एग्जैक्टली, वो बनना पहले बिल्कुल ठीक है, मैंडेटरी है, बिल्कुल ठीक, उसकी लाइसेंस लेना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। उसके बाद सब आपकी सब स्पेशलिटीज़ होती हैं। जितने आपके कोर्सेज करते हो, जितनी चीज़ें करते हो, आपका दिमाग उतना ही इसको डेवलप करता है। तो ऑफ कोर्स आप जो कोर्सेज करते हो वो आपके एडिशन ऑफ द राइट्स लगा देते हो। बिल्कुल ठीक है। अब जैसे अगर आप PhD किए हो तो ऑफ कोर्स फिर आपके PhD के साथ जब आपके जो लोग एसोसिएट होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी एसोसिएटेड होती है, वो आपके सितारे लग जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। बिल्कुल उस वाले सितारे नहीं, ठीक है, वो वाले ओरिजिनल वाले सितारे। एग्जैक्टली, मेहनत करके से मेहनत करने कुछ से लोगों को तो PhD ऐसे ही मिल जाती है, ऐसे मिल जाती है। आजकल $600 में मिल रही है। $600 में मिल रही है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ऐसे ही बांट रही हैं। तो एक्चुअली बस वो एक पूरा एक सिनेरियो है। तो हमारे लिए तो ये ऐसा सिनेरियो नहीं है, हमें तो मेहनत करनी पड़ी है, मेहनत करनी पड़ती है। और दूसरा एक बात बताऊँ आपको, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिसके पास डिग्रियाँ होती है ना, डरता भी बहुत। जिसके पास डिग्री नहीं होती उसको डर नहीं होता। एग्जैक्टली, फेयरलेस होता है। बिल्कुल, जैसे क्वैक लाइफ्स हैं। एग्जैक्टली, क्वैक को किसी चीज़ से डर नहीं लगता, उसको पकड़ता भी कोई नहीं। बिल्कुल ठीक है। जो ओरिजिनल आदमी होता है ना, उसको आके पकड़ भी लेते हैं। उससे क्वेश्चन भी इसी से होता है। उससे क्वेश्चन भी इसी से होता है। तो इसलिए व्हेन यू आर देयर एवरीवेयर, तो आपको जब लाइव सेशंस भी चल रहे होते हैं जैसे आपके साथ कर रहे हो, तो आपको बड़ा होश आवाज़ में सारे जवाब देने होते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ऑफकोर्स जो डिग्रियाँ जो है ना, ये तो हमेशा, अभी जैसे मैं PhD किया हूँ, तो अभी मैंने एक दोबारा बॉस्टन से एक अप्लाई किया हुआ PhD प्रो, उसके थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन। तो वो आपको करना पड़ता है रेगुलरली। यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड, एब्सोल्युटली कीप योरसेल्फ अपडेटेड, क्योंकि आप अपडेटेड नहीं होगे तो ऑफ कोर्स आपको आप पीछे चले जाओगे। बिल्कुल ठीक, क्योंकि आजकल के दौर में यू हैव टू बी वेरी 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 एजुकेटेड। जो आपकी जो एजुकेशन लेवल है ना, वो आपका AI से ऊपर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। क्योंकि आजकल जो पेशेंट जो है, जितने भी आते हैं, अब चैलेंज है हमारे लिए। वो आके पहले तो मतलब बात ही स्टार्ट ही, लोगों को पहले से पता होता है काफ़ी चीज़ों का, वो सर्च करके आते हैं। तो फिर आप किस तरह से क्लियर करते हैं? और सर्च भी हमें ही करते हैं। सर्च भी हमें करके आते हैं, अपनी बीमारियां उसको भी सर्च करके आते हैं। तो ऑफ कोर्स उनको पता होता है कि अगर ये उसके पास जाना है तो उसके पास इतनी नॉलेज होगी, तो आपको थोड़ा सा AI जितना तो पहुंचना है। ऑफ कोर्स यू कैन नॉट कम्पीट AI विथ योर ब्रेन, क्योंकि हमारे पास जो ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है वो शायद लेस देन 5% है, और जो AI की जो फ्रीक्वेंसी है वो शायद 100 अबव कर दी है। एग्जैक्टली, मल्टीप्लाई बाय 100 कर तो आप कुछ भी डालें तो कोर्स विद नो टाइम आ जाता है। हाँ, हमें किताब की ज़रूरत पड़ती थी, अभी भी पड़ती है। AI को तो कुछ पड़ता ही नहीं है ज़रूरत। तो ऑफ कोर्स आपको उसके अपग्रेडेड रहना है। एग्जैक्टली, सिंस यू आर स्पेशलाइज्ड इन इन्फेक्शन एंड चाइल्ड डिजीजेस, आज का टॉपिक भी हमने इसी से रिलेटेड रखा है। बच्चों के अंदर सबसे बेसिक क्वेश्चन है, पीपल वांट टू नो, और पेरेंट्स खास तौर पे, कि ये बच्चों में इन्फेक्शन इतनी तेज़ी से क्यों फैलते हैं, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट। कुछ लोग कहते हैं हम हाइजीन का ख्याल रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये वायरसेस बॉडी में पेनिट्रेट कर जाते हैं। बेसिक गलती कहाँ हो रही है प्लीज़? बेसिकली गलती जो है ना, वो बेसिकली स्टार्ट होती है फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से। ठीक है, जिसको हम कहते हैं 1000 days ऑफ लाइफ। स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी टिल 2 years ऑफ द लाइफ। बच्चा, किड, यूट्रस, माँ, सब के लिए बिल्कुल वहाँ से वो सारी इम्यूनिटी डेवलप करती है। साथ में ऑफ कोर्स आपने
दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये वाली जो बात आपने कही कि जी। हम बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं या जी, जी। एलर्जीज होती हैं, आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये चीज़ देखते हैं शायद 10% 15%। एग्जैक्टली यही रेशो। अब उसका मेन फैक्टर, एक चीज़ आपने कहा कि बारिश होगी, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, जी। काफ़ी चीज़ें मैं आपकी सुन रहा था तो मुझे हो रहा था कि यार कि इसके बारे में बोला जाए। तो ऑफ कोर्स हम अफोर्ड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास हाइजीन कुछ सिस्टम ही नहीं है, सिस्टम नहीं है definitely। ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। एग्जैक्टली। अब हाइजीन का वर्ड तो है ना, सुन्नत पे भी है कि सफाई निफ्स सफाई ईमान है, है। सब मान है। कराची में आप एक भी सड़क बता दें, सफाई कहाँ है? निफ्स ईमान की तो बात ही छोड़ दें, तो कहीं नहीं है। तो ऑफ कोर्स जहाँ इन्फेक्शन कंट्रोल हो ही नहीं, कहाँ से होगा? नहीं कर सकते। जहाँ साइडों से मिट्टी खुर्च रही है, जी। जहाँ कुर्बानी रोड पे होती है जिसकी सफाई नहीं होती, आज तक, आज कितने 2 हफ्ते गुजर गए हैं, 2-2.5 हफ्ते हो गए, Exactly. लेकिन स्टिल आप अभी भी किस रोडों पे जाएं तो स्टिल द जो स्मेल है वो Smell है। वो अभी तो भी स्मेल का मतलब क्या होता है? स्मेल का मतलब है कि आपके जो bacteria जर्म्स सब। अभी भी उस रोड पे मौजूद हैं। मौजूद हैं। तो आप जहाँ जहाँ चलते हैं वहाँ वहाँ इन्फेक्शन हैं। फिर आप इन्फेक्शन कंट्रोल क्या नहीं कर सकते? आजकल अब मक्खियाँ हैं, मक्खियों को जितना कंट्रोल कर लें वो कंट्रोल होती ही नहीं है। तो मक्खी जो है वो टाइफाइड का सबसे बड़ा जड़ है। जी। एक जगह बैठी लोग कहते हैं कि हमने तो एक बच्चे को इन्फेक्शन हो गया या किसी को भी इन्फेक्शन हो गया, हमने तो सबने एक ही जैसा खाना खाया था। अब ये नहीं पता कि वो जो एरिया था जी। उस पे वो जो Infected इन्फेक्शन होगा। था कि नहीं था, बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स वो किसी के नसीब में आ गया तो नसीब में आ गया, तो वो बिल्कुल ठीक इन्फेक्शन होता। दूसरा, हमारे सराउंडिंग्स में जो खाना पीना है उसका हाइजीन मटेरियल ही नहीं है। मैं कुछ दिनों से कुछ वीडियोस देख रहा हूँ, कुछ बड़े बड़े स्टोर्स की, Thank God आपने ये discuss किया। बड़े बड़े स्टोर्स की वीडियो देख रहा हूँ जहाँ से हमारी फैमिलीज, आपकी जी। फैमिलीज भी जाके गोश्त भी उठाती है, चिकन भी उठाती है, बहुत सारी चीज़ें उठाती ऐसे हैं, ही। और वो 100% एक्सपायर्ड होता है। जी। और बाकायदा पंजाब की गवर्नमेंट ने इसको मतलब मैं सैल्यूट टू पंजाब गवर्नमेंट कि जिस तरह कर रही है बहुत वो, प्रोएक्टिव है। ओ हो बहुत ज़बरदस्त, हर जगह जाके और प्रॉपर लाइव एक्सपायरी दिखा रहे हैं कि उसमें एक्सपायर हुआ है या एक्सपायरी लिखी भी नहीं है। जी। वो साहिबा जो हैं जिनको मैं सैल्यूट करता हूँ, जिनका मैं फूड वीडियो देख रहा अथॉरिटी था, को फूड मेरे ख्याल में अथॉरिटी को, हेड करती हैं। तो मैंने वो देखा कि मैंने कहा वो बाकायदा दिखा रही हैं कि उस जो गोश्त बिक रहा है उसमें एक्सपायरी लिखी हुई नहीं है कि कब आया और कब जाएगा। जी। जी। तो ऑफ कोर्स देखें यही इन्फेक्शंस हैं। क्यों इस पूरे डिकेट में, ये 15 साल आप देख लें, 15 साल में आपके इन्फेक्शंस भी बढ़े सही कह हैं, रहे एलर्जी अस्थमा भी बढ़ गया, पोल्यूशन बढ़ गया, मतलब ये सारी चीज़ें एक पूरा सिनेरियो है। ये पूरा सिनेरियो जो है जाए जा रहा है एग्जैक्टली। और वो बढ़े जा रहा है, कम नहीं हो बिल्कुल रहा। अब आप सोचिए कि रोड खुदे जा रहे हैं, बंद करने वाला कोई नहीं है, कोई कोई नहीं। नहीं। ठीक है। जहाँ गटर बह रही है वो बह जा रही है, जी। उसको कोई रोकने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल तो ऑफ कोर्स तो इन्फेक्शंस कहाँ से कंट्रोल होंगे? नहीं हो सकता। और इसमें आपके सारे इन्फेक्शंस के साथ सबसे खतरनाक इन्फेक्शन तो पहले डायरिया है, जी। टाइफाइड है। इनमें से तो पोलियो के सैंपल भी निकल रहे हैं इनके सीवेज के उसमें से। पोलियो तो सेवरेज में निकलते ही निकलते हैं। ये तो मिसकॉन्सेप्शन है कि नहीं निकलते, वो तो निकलते ही निकलते, क्योंकि वो एक हमारा इंसानी फजला से ही जाता है। ओके। तो जब पोलियो आज तक अगर देखा जाए तो पोलियो हमारे यहाँ क्यों ख़त्म नहीं? आज हम कहते हैं कि नॉर्दर्न साइड पे, जहाँ पे ऊपर की तरफ जी। तो चलो है, अफगानिस्तान का हम ब्लेम करते हैं, बट अफगानिस्तान में अगर देखा जाए तो इस दफ़ा देयर वाज नो पोलियो, कोई केस नहीं था। कोई केस जी। नहीं, और हमारे यहाँ 24 आ गए। ऐसा तो नहीं है कि रिपोर्ट नहीं हुआ वहाँ पे? वहाँ तो नहीं, मीडिया को इतना है नहीं access। मीडिया का नहीं है, बट दे आर वेरी, इन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाया है कि पोलियो पिलाना, अच्छा। तो दे आर इनटू इट। अच्छा डॉक्टर साहब, इन्फेक्शन की बात हो रही है तो हमेशा ये क्वेरीज आती हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन में क्या डिफरेंस है, तो ये थोड़ा सा क्लियर कीजिए। अच्छा, वायरल में हमारे यहाँ तो सभी बैक्टीरियल है, क्योंकि हर आदमी को एंटीबायोटिक चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ठीक ये है। तो बहुत- हमारे यहाँ तो बैक्टीरियल ही है, वो कोई समझना ही नहीं चाहता, वो तो खुद ले लेगा खुद ले या लेगा। फिर हाँ, फार्मेसी over the वाले से ले counter लेगा। available। कोई ओवर द suggest कर काउंटर देते हैं। किससे लेगा? वो जो दुकानदार है उससे मशवरा लेगा जी। और कहेगा यार मेरा बच्चा बीमार है, आप मुझे और वो बता दें बता क्या दें। लूं। मुझे दवाइयाँ दे दो। वो दवाई में पहले तो एंटीबायोटिक ही उसको Exactly। पहनाएगा। हम्म। ठीक है। अच्छा, वायरस जो है हमारे इर्द गिर्द पूरे आगे पीछे देखें तो इर्द गिर्द 200 वायरसेस हैं जी। और बहुत चंद बैक्टीरियाज हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत छोटा सा होता है। ओके। वायरस में
और बैक्टीरिया में फ़र्क ही हमारा इन्फेक्शन का WBC, अगर हम लैब टेस्ट कराते हैं तो ऑफकोर्स उसी में ही आपको पता चलता है कि जी। क्या इन्फेक्शन आ रहा है। CBC में WBCs बढ़ेंगे, न्यूट्रोफिल्स बढ़ेंगे, मोनोसाइट्स बढ़ेंगे, CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ जाएगा, या ब्लड कल्चर्स में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन आएगा। दूसरा इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादातर यूरिन में आता है, जो UTI कहते हैं इसको, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन। वो भी हमारे शहर में सबसे ज़्यादा है क्योंकि हम इतनी गंदी चीज़ें पीते हैं जी, और गंदी हाइजीन रहती है हमारे सब पॉल्यूटेड है। पोल्यूटेड नहीं, हाइजीन। वो तो हम सारे उसको कितने consider ही आवाम नहीं जो है करते। वो नहाती नहीं है, हम्म, अपने सेहत का ध्यान नहीं रखती। बेसिकली द वाटर जो हम इनटेक करते हैं उसी से तो सबसे बड़ा इन्फेक्शन होता है। और प्लस साथ में कोई उसको प्रॉपर समझाने वाला नहीं है जो कि UTI को कैसे बचाना है। बिल्कुल ठीक है। फिर वायरसेस जो हैं वो बैक्टीरिया से डिफरेंट ऐसे होते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एक इंसान दिखता है कि मैं टॉक्सिक हूँ, जी। बट अगर मीजल्स को देखा जाए और आम रैश को देखा जाए तो मीजल्स इज अ वायरस, बस उसमें टॉक्सिसिटी आती है बट उसमें भी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, बम्स में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, रुबेला में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, चिकन पॉक्स में एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, कोविड में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी वायरसेस है जैसे इन्फ्लुएंजा है। अब सबसे ज़्यादा तो इन्फेक्शन हमारे चेस्ट में जो होता है इन्फ्लुएंजा होता है। इन्फ्लुएंजा होता तो मैंने कहा तो 200 वायरसेस हमें अटैक करते हैं, निस्बतन के बैक्टीरिया कम होते हैं। अब अगर हम इन्फ्लुएंजा होता है, हम एक्सरे कराते हैं तो एक्सरे में एक डिवीजन मार्क आता है कि क्या इन्फेक्शन है उसका, तो हमें पता चल जाता है ये वायरल है बैक्टीरियल है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसको वायरल की तरह ही ट्रीट कर रहे होते हैं। लेकिन पहले जितने जब मेरे पास ज़्यादातर आते हैं, जैसे मेरी एक स्पेशलिटी है, जैसे मैंने कहा ना इन्फेक्शन डिजीज का मैं स्पेशलिस्ट हूँ, मेरे पास जब आते हैं जब 2-3 एंटीबायोटिक ले चुके होते हैं। अब एंटीबायोटिक का मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ एंटीबायोटिक, हमारे यहाँ तो हर चीज़ बैक्टीरियल ही है, Exactly. क्योंकि लोग मांगते भी हैं मांगते कि आप एंटीबायोटिक तो दे रहे हैं, दे दें। ठीक है। तो बैक्टीरिया की खास बात ये होती है कि अगर फर्ज करो वायरसेस हैं, आपकी बॉडी में एक वायरस घुस गया, बिल्कुल ठीक है। अब आपने एंटीबायोटिक दी, अब वो एंटीबायोटिक का तो कोई रोल है नहीं, बैक्टीरियल तो इन्फेक्शन है नहीं। Exactly. तो बैक्टीरिया मार, ये जो एंटीबायोटिक है मारेगा किसको? अच्छे वाले बैक्टीरिया को मार देगा। गुड बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। ओह, इसकी वजह से हमारे जो इम्यूनिटी है और वीक हो जाती है, Weak हो जिसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। एग्जैक्टली। और वायरसेस तो ठीक हुए नहीं। हाँ। अच्छा, वायरसेस की एक्सेस देखा जाए तो बहुत परमानेंट इलाज नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन स्टिल एज अ कंसल्टेंट वी ऑलवेज एडवाइज स्टेरॉइड्स, एंटीवायरल। बट जहाँ स्टेरॉइड का नाम सुनता है इंसान, वो तो बस कान वो खड़े कहता हो है जाते हैं। वो स्टेरॉइड, ये स्टेरॉइड। मैं इनको सवाल का आंसर ये देता हूँ, मैंने कहा यहाँ एंटीबायोटिक ले चुके हो तो स्टेरॉइड का क्या करना है? बिल्कुल ऐसे ही। स्टेरॉइड्स आर नॉट हार्मफुल फॉर द बॉडी, दे आर लाइफ सेविंग ड्रग्स। ये अब समझ लाना चाहिए कि इट्स ए लाइफ सेविंग ड्रग। हम हर बहुत सारी इन्फ्लेमेशन, लेकिन इन्फ्लेमेटरी इसका प्रॉब्लम, steroid एक्चुअली के- मेडिकली हाँ। यूज है, एंड दैट्स द बॉटम बहुत है। लाइन। हमारे यहाँ उसको PEDs में कन्वर्ट कर दिया गया है, इसलिए कंफ्यूजन हो गई है Of कि course. जो परफॉर्मेंस इनहैंसिंग ड्रग कंसीडर किया जाता है, बट डॉक्टर नोज बेटर। आई ऑलवेज से कि डॉक्टर को पता है कि स्टेरॉइड का यूज क्या है, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन बिल्कुल। दूर लेकिन करने- हमारी बहुत सारी इन्फेक्शंस में हमें स्टेरॉइड ही यूज करना होता करनी पड़ती है। जितनी स्किन की डिजीजेज हैं, एक्जिमा आप देख लो जी, सबसे जी। ज्यादा है ना, उसमें स्टेरॉइड के बगैर आप उसको ठीक नहीं नहीं कर कर सकते। दिस इज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। अगर पेशेंट को बहुत सीवियर अस्थमा है, लेरिंजोस्पैज्म हो गया है इसको, या बहुत सीवियर जो है निमोनिया हो गया है, या इसको आइटिस हो गया, किसी भी किस्म का आइटिस हो गया, Okay. सेलुलाइटिस हो गया, इन्फ्लेमेटाइटिस हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गया, नेफ्राइटिस हो गया, साइनसाइटिस हो गया, आइटिस में इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए वी नीड अ गुड डोज ऑफ स्टेरॉइड्स। बिल्कुल। इसके बगैर आप इसको ठीक नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। तो ये तो इम्पोर्टेंट है। अब ये बात समझनी है कि एंटीबायोटिक नहीं देनी है, ये जरूर देनी है। मैं तो कितने दफ़ा मेरे पेपर पे कुछ नहीं लिखा होता, निबुलाइज लिखा होता है, बुखार उतारने की कुछ दवाई लिखा होती है और स्टेरॉइड लिखा होता है, दैट्स इट। और एक ऑफ कोर्स ओमेगा, विटामिन सी, ऑफ कोर्स आई एडेड एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, प्रोबायोटिक्स ऐड करता हूँ। ये न्यूट्रिशन का एक पार्ट है कि ये तो ऐड करनी है, क्योंकि इट्स एन हेल्दी बैक्टीरिया, हेल्दी बायोटिक्स जो आपकी बॉडी में जाके वायरसेस, फंगस और
अच्छे वाले बैक्टीरियाज बनाती है। अच्छा, बॉडी डॉक्टर प्रोन जी। तो प्लीज मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं कि बॉडी प्रोन हो जाए ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ करने से, अब ये चीज़ इस्टेब्लिश हो गई है कि प्रोन हो जाते हैं तो फिर उसके बाद कोई चीज़ आपको इफेक्ट नहीं करती, आप वेट करें फिर अगली जनरेशन जब इंट्रोड्यूस होगी फिर आप वो लेना शुरू करेंगे तो इफेक्टिव होगी। स्टेरॉइड के अंदर भी क्या सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेरॉइड इज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, राइट, उसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ठीक। और एज सच हाँ ऑफ कोर्स आप अगर हैवी डोज देते हो, जैसे अगर किसी को किडनी डिजीजेज हैं या बहुत सारी दूसरे प्रॉब्लम में आती हैं, जैसे एक एपिलेप्सी है जी, जिसमें हमें प्रेडनिसोलोन ऐड करना पड़ता है एपिलेप्सी में, मिर्गी में, तो ऑफ कोर्स दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो, लेकिन वो बहुत लंबे अर्से यूज़ करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स हर चीज़ का एक साइड इफेक्ट। मैं अगर ज़्यादा अगर आइबुप्रोफेन भी ज़्यादा पीना शुरू कर दूं या पैरासीटामोल ज़्यादा पीना शुरू कर दूं तो ऑफ कोर्स मेरी उससे भी साइड इफेक्ट आएंगे। आपने एक सवाल जो किया ना, ये बहुत अच्छा किया कि जो हम इम्यून रेजिस्टेंट हो जाते हैं एंटीबायोटिक से पी के, आजकल यही हो रहा है कि मैं आजकल बच्चों को भी ट्रीट करने की कोशिश करता हूँ, मुझे 4th जनरेशन से नीचे ड्रग काम ही नहीं करती। नहीं कह रही। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि बचपन से फर्स्ट डे ऑफ लाइफ या फिर 1 महीने के बच्चे तक को सिफेक्सिम दी जाती है या बहुत सारी एंटीबायोटिक दी जाती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना शुरू हो गया। कुछ साल पहले और अभी तक वी आर डीलिंग विद XDR टाइफॉइड, XDR UTI। पहले एक ज़माने में हम UTI को ट्रीट करते थे, छोटी सी ऑगमेंटिन दे दी या एम्बॉक्सिसिलिन दे दी, छोटा मोटा बुखार है, टाइफॉइड है तो हमने कोई भी सेप्ट्रान दे दी, मतलब बहुत छोटी छोटी ड्रग। अब तो ड्रग दिखती भी नहीं है, नहीं नजर। और अभी भी मैं ड्रीम करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि अगर हो तो मैं वही ड्रग यूज़ करूँ, वही ब्लड कल्चर में आनी चाहिए। एग्जैक्टली। बट आती नहीं है। आती है तो मेरोपेनम आती है, एजिथ्रोमाइसिन आती है। अच्छा, लास्ट फ्यू ईयर्स बैक जब ये XDR हुआ, हमारी पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन की बहुत मीटिंग्स हुई, WHO ने कहना शुरू किया कि आप इसको एंटीबायोटिक देना कम कर दें, कम कर दें, कम कर दें। कल्चर्स में एजिथ्रोमाइसिन आना शुरू हो गई। व्हाट द क्वैक्स एंड द GPs डिड, उन्होंने क्या करना शुरू किया कि हर इन्फेक्शन को एजिथ्रोमाइसिन से ट्रीट करना शुरू कर दिया। अब जो सिफेक्सिम का रोल था, जो रेजिस्टेंट हो गया था, एजिथ्रोमाइसिन से आप ट्रीट करना। अब हमारे पास, हम एज ए स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट GP के पास से हमारे पास आते हैं जी। अब जब सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि एजिथ्रोमाइसिन खत्म हो जाएगी तो मेरे पास कोई ड्रग नहीं है, नहीं इससे ऊपर की, इसके ऊपर कोई ड्रग नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल मैं करना चाहती हूँ। जिस तरह मौसम में तब्दीली आती है, अभी जिस तरह बारिश का मॉनसून आ जाएगा, फिर गर्मी की शिद्दत आ जाएगी, फिर ठंड आ जाएगी, तो जिस तरह ये मौसम चेंज होते हैं इन्फेक्शन आई थिंक बढ़ नहीं जाते, और हमने देखा है कि हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी केसेस बढ़ जाते हैं इन्फेक्शंस के, तो इसका क्या लिंक है आपस में? लेकिन पहले तो मैंने बताया कि इस सीज़न में मक्खियाँ बहुत हो जाती हैं। जी ठीक है। दूसरा मानसून में, दूसरा इन्फेक्शन कंट्रोल, जब आप, मैंने कहा ना कि एटमॉस्फेयर ही आपका इन्फेक्शन है, ऐसा नहीं है दुनिया में, ऐसा नहीं होता। दुनिया में पीडियाट्रिक क्या अडल्ट इन्फेक्शन, ये इस तरह के इन्फेक्शन बहुत कम रेशो में। वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत दवाइयाँ भी नहीं देते हैं, और दवाई देने का मकसद भी नहीं होता। जहाँ से मैं ट्रेंड होकर आया हूँ वहाँ पे दवाई का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, और वो कहते हैं कि सिर्फ पैनाडोल लो, पैरासीटामोल लो, दैट्स इट, और कुछ नहीं लेना। एंटी एलर्जीज भी देना नहीं चाहते, इवन दो के जब लंग में इन्फेक्शन होता है तो मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ कि टू गिव एनी कफ सिरप, क्योंकि कफ सिरप काम नहीं करती। बिल्कुल ठीक है। एंटी एलर्जीज उल्टा कंजेशन को और बढ़ा देती है। कफ सिरप आप जब पीते हैं तो थोड़ी देर आराम रहता है, इसके बाद और ज़्यादा मजीद बढ़ती है, तो ये अवॉइड करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ये भी तो है, आप कॉफ को समझने के लिए कितनी तरह की होती है, एक उसके लिए एक डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर चाहिए होता है, घर पे इलाज नहीं करना चाहिए। कर तो लोग क्या करते हैं, तो ये है। अच्छा, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बट ये जो अभी डिस्कशन हो रही है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करें। और ये जो हमारा एटीट्यूड है ना, ये हैप्पी गो लकी वाला कि जी हमें कुछ नहीं होता, हमारे बच्चे मजबूत हैं, इनको सब खिला सकते हैं, इससे बाहर आइए फिर बताते हैं इसके बारे में क्या। यहाँ एक लेंगे शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान। बैक वंस अगेन, आपको एक दफ़ा फिर वेलकम करेंगे वेक अप पाकिस्तान में। ब्रेक पे जाने से पहले आप क्वेश्चन कर रही थी डॉक्टर से। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह हम ऑफ कैमरा भी न्यूट्रिशन के हवाले से बात कर रहे थे, मैं ये देख रही हूँ कि लोगों की अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इन्फेक्शन होता है, तो सबसे पहले वो मेडिसिन की तरफ जाते हैं, उससे पहले वो अपने न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखते, अपनी हेल्थ का, लाइफस्टाइल का ख्याल नहीं रखते। तो कितना ज़रूरी है इस चीज़ को मैनेज करना, अपनी लाइफस्टाइल को, अपने न्यूट्रिशन को, ये बताइएगा।
न्यूट्रिशन का मतलब होता है आपके सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जी। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। राइट, इम्यूनिटी का मतलब होता है कि आपकी कुव्वत मुदाफ़त, बिल्कुल ठीक है। जहाँ आपकी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ी हुई है, ऑफ कोर्स यू डू नॉट नीड एनी कोई भी एंटीबायोटिक की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल ठीक है। और मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जी और प्रॉमिसली बता रहा हूँ जी जी कि अगर 35-40 पेशेंट अ डे देखता हूँ, जी, अगर 5 से ज़्यादा मैंने एंटीबायोटिक दे दी ना, प्रॉमिसली बता रहा हूँ, मुझे स्ट्रेस हो जाता है कि यार क्या कुछ ज़्यादा इन्फेक्शन आ गया, क्या हो गया कराची में, क्या हो गया। बिकॉज मैंने आपको बताया कि मैं पहले अपने हर पेशेंट को समझाता हूँ कि इट्स अ वायरस, जी वायरस डज नॉट नीड एनी ट्रीटमेंट, उसकी एक टाइम है, Life उस होती टाइम है, पे सही। ख़त्म हो जाएगा। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है, द इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर प्रॉपर विद जिंक, आपकी ओमेगा विटामिन सी लो, ठीक बिल्कुल है, ठीक है। एक शॉट विटामिन डी का ले लो, प्रोबायोटिक्स ले लो, आपकी इम्यूनिटी वैसे ही ग्रो कर जाएगी। एग्जैक्टली, आपकी जहाँ इम्यूनिटी ग्रो करेगी, वायरसेस को दबाना शुरू कर ऐसे देगी। ही। और जो 15 दिन का ट्रीटमेंट, 15 दिन होने वाला वायरसेस है, वो 5-6 दिन में बेटर हो जाएगा। ऐसे ही। होना तो है, वो बिल्कुल। दुनिया में हर जगह होता Settle हो जाता है, है। immunity दुनिया में बिल्कुल। लोग ज़्यादा इन्फेक्शन क्यों नहीं फैलता, फैलता क्यों नहीं है? न्यूट्रिशन के साथ साथ दे प्रोटेक्ट देयर सेल्फ एंड प्रोटेक्ट द ह्यूमैनिटी, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। जिसको फ्लू होगा, हमारे यहाँ फ्लू होता है तो हम मास्क नहीं पहनते, जी। हैंड वॉश नहीं करते, दूर नहीं रहते, ये कल्चर बिल्कुल नहीं भी है। ठीक है, हम सांस ब्रीथ टू ब्रीथ ले रहे होते हैं। एग्जैक्टली। वहाँ पे क्या होता है, सेपरेशन, रूम में रहना, Isolation। मास्क पहनना, Isolate कर देते हैं। हैंड वॉश करना, आइसोलेट करना अपने आप को, चीज है। ठीक है। ये कॉमन सेंस है, हमारे यहाँ कॉमन सेंस नहीं होती prevail ही करता, नहीं, exactly। इसीलिए हमारे यहाँ इन्फेक्शन ज़्यादा फैलता ज़्यादा है। होता है। फिर हम ये सोचते हैं कि हम कुछ भी खा लें, जैसे आजकल तो नूडल्स वाले बच्चे हो गए। वेजिटेबल्स आर द बिग सोर्स फॉर द न्यूट्रिशन। जी। आप जो न्यूट्रिशन की बात करिए ना, वेजिटेबल्स से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। इसी तरह स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस में जितनी न्यूट्रिशन है ना, और किसी चीज़ में नहीं है। अब रोज़ सुबह आप अगर कलौंजी ले लो, आलमंड ऑयल ले लो, वॉलनट ऑयल ले लो, अपना हनी अच्छी तरह ले लो, Exactly। ये जिंक्सिंग ले लो, जिंक्सिंग इज़ अ रूट, जी। ये सारी चीज़ें ले लो, आपको बीमारी लगेगी तो ज़रूर, बट आप लेकिन उससे से immunity फ़ौरन निकल आपकी जाएंगे, strong इम्यूनिटी होगी। स्ट्रॉन्ग ऐसे होगी। ही है। विटामिन डी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी तो आप ले लेते हो, धूप नहीं लेते, नहीं जब लेते। धूप नहीं लेते हो तो विटामिन डी का कोई रोल नहीं है। नहीं है। ओके तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आयरन किसी ने लिख के दिया तो विटामिन सी नहीं ले रहे हो, अब आयरन तो दे दिया किसी ने लिख के, तो Exactly। उसने भी नहीं बताया और आपको भी नहीं बताया, फिर आपको ये भी नहीं बताया कि खाली पेट लेनी है। अच्छा बॉडी को कैसे इसमें विटामिन डी कैसे दिया तो करेगी? कैल्शियम मैग्नीशियम साथ लेना नहीं है। पता बिल्कुल। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिलेटेड है। अच्छा, आपकी इम्यूनिटी का बहुत बड़ा ताल्लुक जो है ना, चाबी जो है विटामिन डी का, और हमारे यहाँ इतनी धूप होने के बावजूद, इतनी Exactly, गर्मी और सब धूप होने का, deficient है। विटामिन डी 10 पे है। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ को नोट ही नहीं करते, क्योंकि हेल्थ हमारे लिए जीरो है। ऐसे ही है सर। वेलकम बैक एवरीवन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं वेकअप पाकिस्तान की इस खूबसूरत मॉर्निंग में। और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर शमीम और डॉक्टर शेख दानिश स्टूडियो में मौजूद हैं और इनका ताल्लुक है होम्योपैथिक से, और इनसे कुछ अहम सवाल करेंगे हेल्थ के हवाले से। जिस तरह ये हमारा हेल्थ सेगमेंट है और हेल्थ के क्वेरीज़ जो आप लोग हमें सेंड करते हैं उसके हवाले से ही हम डॉक्टर से सवालात करते हैं। और डॉक्टर शमीम, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल करूंगी और सबसे पहले तो आपको वेलकम करेंगे, आपको भी वेलकम करेंगे और डॉक्टर दानिश को भी वेलकम करेंगे। डॉक्टर शमीम, मेरा क्वेश्चन ये है कि हेल्थ के हवाले से डाइजेशन कितना ज़रूरी है उसका ख्याल रखना, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल ये एक इमर्जिंग बात चल रही है कि प्रोटीन इंटेक आपने पूरा करना है, गोश्त पे ज़्यादा फोकस है, वो इन द फॉर्म ऑफ एग्स, इन द फॉर्म ऑफ मीट, तो उसके लिए डाइजेशन कितनी ज़रूरी है, उसके साथ साथ क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए, इस पर थोड़ा सा आप बताइएगा। सबसे पहले तो मैं सलाम करूंगी आपको, वालेकुम सलाम। और सेकंड ये कि जो ये डाइजेस्ट सिस्टम है ना हमारा, ये हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये हमारा मेटाबॉलिज्म से ताल्लुक़ रखता है, हमारे गट से ताल्लुक़ रखता है। और जो भी चीज़ हम खाते हैं, चाहे प्रोटीन है, चाहे वो लहमियात या जो भी कह लें आप, जो भी हम इंटेक कर रहे होते हैं ना, उसको हज़म करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमारा जो नींद का सिस्टम है, हमारा टाइम ऑफ पीरियड जो बहुत जागने अच्छी का बात है, है। सोने का है, फिर उसके बाद Absolutely, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, खाते हैं, बैठ जाते हैं, जंक फूड लेते हैं, इससे क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है, जिससे आपको
स्टमक के प्रॉब्लम्स आते हैं। मैं सिंपल आसान उर्दू में बात करूंगी कि जिसकी वजह से ना जैसे कि हमारा निज़ामी इंहिसाम आई थिंक वो ख़राब हो जाता है। बिल्कुल वो ऐसे। अमूमन ऐसा होता है कि हमारा जो रूटीन वर्क है ना हमारे वो ठीक नहीं होता। नाइट को जाग रहे हैं, रातों को जागते हैं, दिन को दिन में सोते हैं, सोते या दिन को सोते भी नहीं है, नींद डिस्टर्ब है, तब भी Disturb आपके साथ है। प्रॉब्लम आ जाएगी। Exactly. और जो प्रोटीन को हजम करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उसके बारे में मालूमात हो कि हमें इसको हजम करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और कितना खाना है, कितना लेना है, कितना टाइम पे लेना है, ये सब चीज़ें हमें देखना ज़रूरी है। बस Exactly. सम टाइम ऐसा होता है कि हम खाते रहते हैं एक्स्ट्रा, मतलब Overeating कर ओवर लेते ईटिंग के बाद ये होता है कि हम फिर परेशान होते हैं। Exactly. फिर हमारी अच्छा ये भी है। और सेकंड है कि डिप्रेशन जो आजकल है, जी। डिप्रेशन किसको नहीं है? कराची के हालात देख लें, कराची के मामला देख Very लें, right. और जो सड़कों का हाल है, जो पेट्रोल है, जो महंगाई है, ये सब देखें तो बंदा डिप्रेशन में आता है। तब उसके ऊपर अगर खाएगा ज़्यादा तब भी ये मसला हो जाएगा। एग्जैक्टली स्ट्रेस की वजह से आपने जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा ऐसे ही कि है। एपेटाइट जो है जी, वो जी। खराब हो रही है, और यू वेरी राइटली सेड Right. कि ये आपको ज़्यादा कॉर्टिसोल बॉडी में बनाएगा और इवेंचुअली एंडेड अप कि आप ज़्यादा कैलोरीज इनटेक होगी। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब अब ये इस तरफ आगे जाने से पहले मैं आपकी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेता हूँ। हमारे यहाँ मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमने होम्योपैथी के हवाले से बड़ा काम किया है कि इसको फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी के तौर पर जो है उसको ऑप्शन को यूज़ किया जाए, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये रहा है कि हमारे यहाँ हर मसले का हल सेल्फ मेडिकेशन की तरफ है। खुद से आपको पता है बहुत सारे, जैसे यहाँ पर भी बताया जा रहा था कि आप ये खा लें डाइजेस्ट हो जाएगा, वो कीमा उन्होंने बनाया है। यूजली जैसे भी डॉक्टर साहबा ने कहा कि ईटिंग हैबिट्स एक तो सही नहीं है, फिर लाइफस्टाइल किधर जा रहा है भी नहीं बोलो। कैसे इसको सम अप करेंगे, मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी सी बात हो जाए। प्लस ये कि होम्योपैथी के हवाले से कि कितनी इफेक्टिव है और मॉडर्न एरा में इसको कहाँ तक पहुँचा दिया गया है, कितनी इसके ऊपर रिसर्च हुई है। देखिए, अब जो रिसर्च हो रही है वो आप सबके सामने ही है, मतलब अब तो Exactly. छुपी हुई कोई भी चीज़ नहीं है। Exactly, अब बिल्कुल। तो सोशल मीडिया और हमारा मीडिया जो है माशाल्लाह से इतना स्ट्रांग हो चुका है कि हर चीज़, छुपी हुई चीज़ को भी एक्सपोज कर देता है, एक्सपोज कर बिल्कुल। देता है और बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोज कर लेता है जी। ना। तो ये पहली चीज़ तो ये कि अगर हम मतलब खाने की बात करें, जो हम लोग आजकल खाने खा रहे हैं जो भी, मतलब तो अगर हम उससे पहले क्या कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। अब हम फ्रूट्स सारे खाते हैं बट खाने के बाद, खाने के आफ्टर मील, ऐसा ही है। ठीक है ना। और जबकि खाना है बिफोर मील, एग्जैक्टली। ठीक है ना। आपने दस्तरखान लगाया हुआ है। जी। अभी भी हमारे मतलब पाकिस्तान में या एशिया में अगर देखा जाए एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंट्रीज़ के, तो हमारे यहाँ दस्तरखान लगा कर एक अच्छी प्रेजेंटेशन के तरह से खाना खाया जाता है, जो बिल्कुल ऐसे ही। तरीक़ेकार है ऐसे ही। और होना भी चाहिए, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हम लोग जिस तरह से करना चाहिए। तो अब हमें, बट हम फ्रूट, वही बात है कि आफ्टर मील खा रहे हैं। अगर बिफोर मील खा लें, दस्तरखान लगा हुआ है, फ्रूट कटा हुआ है, सैलेड कटा हुआ है, पहले उसको आराम से नोश फरमाएं, आराम से, बिल्कुल। फिर देन जो खाना है खाएं, हाँ, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक फिर है। आपके पेट में, मैदे में इतनी जगह भी नहीं होगी बिल्कुल। कि आप यहाँ तक खाएंगे। आपको उसको सप्रेस करने के लिए और Suppress कुछ करने करने की के। ज़रूरत भी नहीं है, ज़रूरत ही नहीं खुद ब खुद हो पड़ेगी। जाएगा। अच्छी Exactly. डॉक्टर इसलिए साहब कि ने बात की, सबसे definitely। पहले आपने फ्रूट या सैलेड खाना है। बिल्कुल हम ऐसे ही। सैलेड खा रहे हैं तो बीच में खा रहे हैं, खाने के साथ साथ, और वो भी बहुत कम, थोड़ी थोड़ी वो quantity। बेसिकली अगर आप देखें 5 स्टार होटल वगैरह में जाते हाँ। हैं हम लोग, तो वहाँ तो सैलेड और अच्छी होती है Exactly. एज कम्पेयर टू घर के। जी जी। हमारे घर में जो होगा खीरा, टमाटर, गाजर, मूली, मतलब जो Exactly. जस्ट जो अवेलेबिलिटी है वही होगी ना। बट वहाँ पर एक अच्छी खासी क्वांटिटी, बट हम वहाँ पर भी जा रहे हैं वही सिंपल कर बिरयानी देते पे, हैं। These salad become को। carnivorous actually. Carnivores। बिरयानी पे चले जाते हैं जो घर पे भी खा रहे हैं। हाँ, ऐसे तो ही। अगर वहाँ पे सैलेड खाया जाए, अच्छा जी, सैलेड जब मिल रहा है जी। तो अवेल आप करें उसको avail करें। वो रखा इसी वजह से Exactly. है। अब लोग समझते हैं सिर्फ जस्ट डेकोरेशन है वो। हाँ, बिल्कुल आपने वो सही भाई कहा। डेकोरेशन तो है, बट आप लो तो उसको, कंज्यूम तो करो उसका। वो आप ही के लिए रखा हुआ है। एग्जैक्टली। अगर वो खा लें और फिर जो भी खाएं तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। कभी भी। बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी बिल्कुल। आपने बताई है। कभी बहुत भी कुछ smart नहीं होगा। strat- कभी नहीं होगा। अच्छा मगर- डॉक्टर साहबा, आपसे मेरा सवाल है, ख़वातीन के लिए स्किन कंसर्न्स काफ़ी ये होते हैं, वी ऑल नो। तो क्या डाइट का रोल है स्किन हेल्थ के हवाले से? आपके पास कितने क्वेरीज आती हैं इस हवाले से, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। जी बिल्कुल, स्किन पर इसका बहुत असर है। आप देखें, जो लोग बहुत ज़्यादा फूड का या बहुत एक्स्ट्रा खाने के, ये बसियारखुरी कहते हैं उसको उर्दू में, कि बहुत ज़्यादा खाने Exactly. वाले होते हैं ना, तो वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। अच्छा, उनकी स्किन जल्दी ढलक जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी, क्योंकि वो ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं। Okay. जो लोग लिमिट में खाते हैं और फास्टिंग में रहते हैं, रोज़ा जिसे कहा जाता है, उनकी एज भी ज़्यादा होगी और उनकी
आपकी स्किन भी बेहतर होगी। लेकिन पानी के इंटेक आपको बढ़ाना पड़ेगा, इसमें पानी का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए बनिस्बत कोल्ड ड्रिंक के। कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना, आपने कोई बाहर के जूस नहीं लेने, जैसे आप ये कहेंगे जैसे टेट्रा पैक वगैरह नहीं इस्तेमाल करने। आपको जो है ना, जो नेचुरल फूड है ना, उस पे रहना है। उस पे रहेंगे तो हमारी स्किन बेहतर रहेगी और उससे आपका मेंटल लेवल भी ठीक रहेगा, आईज यानी कि एवरीथिंग, बॉडी का तमाम पार्ट उसके लिए बेहतर होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर बाहर की चीज़ें, बाहर जा रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक ले ली, तो जूस ले लिया, तो ये ले लिया, और फिर उसका कोई एक लेवल नहीं हमने अपना एक बनाया, मयार नहीं बनाया होता। हम जो भी चीज़ें आई वो आया, और स्पेशल जब हम शादी ब्याह में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो हम लोग वो भूल जाते हैं कि हमारा पेट हमारा है, हमारा पेट हमारा, दूसरों का है, लेकिन पेट